जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अच्छे से रिवीजन और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और बार बार बताने के बावजूद भी आप ये ज़रूर पूछना नहीं छोड़ेंगे कि नोट्स बनाना है नहीं बनाना है, क्या करना है। लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया, जितना कम से कम ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ाया जाए उसके नोट्स मत बनाइए आप। ये सारी बातें आगे जब मैं पढ़ाऊँगा, यूपी पीसीएस की क्लास, यूपी पीसीएस का सिलेबस शुरू होगा, तो ये सारी बातें वहाँ भी आएंगी, वहाँ भी लिखी जाएंगी। यहाँ केवल आधारभूत समझ के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, फैक्ट को याद रखिए पीडीएफ के माध्यम से। ठीक, यहाँ नोट्स बनाएंगे तो केवल आपका समय बर्बाद होगा। तो केवल रिवीजन कीजिए अच्छे से, फैक्ट को, सारे फैक्ट को आप तैयार कर लीजिए पीडीएफ से पढ़ के, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, ताकि जब पीसीएस का सिलेबस चले तो आपके अंदर आधारभूत समझ रहे और सिलेबस तेजी से चल पाए। तो चलिए, साहिबा, राजकुमारी, आप सभी लोगों का स्वागत है। शिवा, मनु, मीनू, पवन। चलिए, आज हम उपसौर। अरे भाई, तुम कहाँ जा रहे हो? ऐसे तो मत करो। आज हम उपसौर अपसौर की स्थिति देखेंगे। सबसे पहले उपसौर और अपसौर देखने के पहले हम एक और चीज देख लेते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी की ये भूमध्य रेखा है। ये है 23.5 डिग्री की लाइन, यानी कर्क रेखा। और ये है 23.5 डिग्री की लाइन, यानी कि मकर रेखा। क्लियर? तो कर्क और मकर रेखा आपको दिख गई यहां पर। सूर्य की किरण 21 मार्च के समय, 21 मार्च के समय विषुवत रेखा पर सीधी पड़ती है। उसके बाद सूर्य उत्तरायण होता है और 21 जून के समय, 21 जून के समय कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। सूर्य अब दक्षिणायण होना शुरू होता है। तो 23 सितंबर के समय, 23 सितंबर के समय दोबारा विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। उसके बाद सूर्य दक्षिणायण हुआ। तो 22 दिसंबर के समय सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं और पुनः उत्तरायण हुआ तो मार्च पे। यानी सूर्य की किरणें, अगर हम ध्यान से इस बात को समझें, तो एक बार कर्क रेखा पर, एक बार मकर रेखा पर, यानी एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और एक बार ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सीधी पड़ती हैं। बाकी जितने भी लैटिट्यूड लाइंस हैं यहाँ पर, जितने भी लैटिट्यूड लाइंस हैं यहाँ पर, यानी 23.5 से लेके 23.5 के बीच में, सभी पर दो दो बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी। एक तो जाते समय, यानी यहां से सूर्य की किरण जा रही है तो एक बार सीधी यहां पड़ी, फिर यहां पड़ी, फिर यहां पड़ी, फिर यहां पड़ी, फिर यहां पड़ी। दूसरा, वापस आते समय एक बार सीधी पड़ेगी। यानी 23.5 से लेके 23.5 के बीच में सूर्य की किरणें कम से कम 2 बार सीधी पड़ती हैं। बात क्लियर? लेकिन कर्क और मकर रेखा पर केवल एक ही बार सीधी पड़ेंगी, क्योंकि आएंगी और फिर वापस चली जाएंगी, आएंगी और फिर वापस चली जाएंगी। बात क्लियर? तो इसको जानना जरूरी था। इससे फायदा क्या होता है, आप इस बात को समझिए। इससे फायदा ये होता है, या फायदा या प्रभाव क्या पड़ता है, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, कई बार बता चुका हूं, जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां कम क्षेत्रफल पर अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां अधिक क्षेत्रफल पर कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ये कारण बनता है। तो यहाँ ये ध्यान रखना है, और यही कारण है कि ये जो उष्ण कटिबंध का क्षेत्र है, यहाँ पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है। ठीक, जैसे जैसे इसके बाद हम उत्तर की ओर जाएंगे सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। एक बात तो ये हो गई। एक हम आगे देखेंगे उपसौर और अपसौर की घटना।
अब जरा ध्यान दीजिएगा, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, सही बात है? नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। रिवोल्यूशन, मान लीजिए ये सन है, ये सन है और ये अर्थ है। अर्थ रिवॉल्व कर रही है, अर्थ घूम रही है अराउंड द सन, सन के चारों ओर घूम रही है। अब सन के चारों ओर घूमने के कारण इसका जो पाथ है वो इलिप्टिकल पाथ है, दीर्घवृत्ताकार मार्ग में घूम रही है। ये सन है, सन के चारों ओर, कभी सन से नजदीक, कभी सन से बहुत दूर, कभी सन से नजदीक, कभी सन से बहुत दूर, इस तरह की गति होती है। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाती है, ठीक। तो जब सन से नजदीक होती है अर्थ, जब सन से नजदीक है अर्थ, जब अर्थ सन से नजदीक है तो दूरी कितनी है, एक बार कमेंट करके बताओ। और जब सन से दूर है तो दूरी कितनी है, ये भी कमेंट करके बताओ। और औसत दूरी कितनी है, ये भी कमेंट करके बताओ। 14 करोड़ 70 लाख किलोमीटर, 15.2, 15 करोड़ 20 लाख किलोमीटर, और औसत दूरी है 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर। ये लाख आ जाएगा, 14 करोड़ 90 लाख किलोमीटर, ठीक। तो मिनिमम डिस्टेंस जो है ये आता है 3 जनवरी को, और इसे कहते हैं उपसौर, पेरीहेलियन, पेरीहेलियन कहते हैं, ठीक। अब जो मैक्सिमम डिस्टेंस है सन और अर्थ के बीच में, जब अर्थ सन से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होती है वो होता है 4 जुलाई, और ये समय आता है, इसको कहते हैं अपसौर, अफेलियन, अफेलियन कहते हैं। तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस होता है तो इसे अपसौर कहते हैं। ये दिन आता है 4 जुलाई को, और सन और अर्थ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस जब होता है तो वो होता है 3 जनवरी का समय, इसे कहते हैं उपसौर। अब सिंपल सी बात है, अगर सन आपके नजदीक हो जाए, सिंपल सी बात, आप सोचो ये हमारी पृथ्वी है और सन पृथ्वी से नजदीक हो जाए तो सन से अधिक मात्रा में सूर्यातप, इंसोलेशन पृथ्वी को प्राप्त होगा। सन दूर हो जाए तो कम मात्रा में एनर्जी की प्राप्ति होगी। आप भी जानते हो, आप आग के पास खड़े हो जाओ, एकदम आग के नजदीक चले जाओ तो ज्यादा गर्मी लगेगी, आग से दूर हट जाओ तो कम गर्मी लगेगी। यानी अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस समय पूरी पृथ्वी पर 7 यूनिट अधिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और जब सन अर्थ से मैक्सिमम डिस्टेंस पे होता है तो 7 यूनिट कम ऊर्जा की प्राप्ति, ये माइनस लिखा हूं, 7 यूनिट कम ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अब आपके मन में एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। 21 जून का समय, 21 जून का समय आपके यहाँ गर्मियों का समय होता है। भाई गर्मियों का समय 21 जून, उत्तरी गोलार्ध में समर होगा। 21 जून के समय, 21 जून के समय क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में समर होगा। क्यों होगा? क्योंकि सूर्य की किरणें इस समय कर्क रेखा पर सीधी पड़ रही होंगी। ठीक, 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में समर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, क्योंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही होंगी, और जहां सीधी पड़ेंगी वहां टेम्परेचर अधिक मिलेगा, जहां तिरछी पड़ेंगी वहां तापमान कम मिलेगा। ये कारण है गर्मी और सर्दी का।
जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, यानी जब जून के समय या जब भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, उसी समय दक्षिणी गोलार्ध में विंटर होगा, सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। आप ध्यान रखिएगा, यानी अगर मैं जून की बात करूं, अगर मैं जून की बात करूं तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, समर होगा, और सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा। ठीक, क्यों भाई सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर क्यों? क्योंकि सन रेज सीधी पड़ रही हैं, स्ट्रेट पड़ रही हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सन रेज कहाँ सीधी पड़ रही हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सीधी पड़ रही हैं। इस समय यहां सीधी पड़ रही है, उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर होगा और तिरछी पड़ रही हैं। अब यहां सीधी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में कैसी होंगी? तिरछी हो जाएंगी, ज्यादा तिरछी हो जाएंगी, स्लैंटिंग होंगी, जिसकी वजह से सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का समय आएगा। उसी तरह से अगर हम दिसंबर की बात करें, दिसंबर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा। जब सूरज की किरणें इस भाग पर सीधी पड़ेंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में, यानी सीधी पड़ रही हैं, तो यहां समर सीजन होगा और यहां से तिरछी हो जाएंगी सूरज की किरणें, तो यहां विंटर का समय हो जाएगा। बात क्लियर? इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। यानी जून का समय उत्तरी गोलार्ध में समर का, यानी जून जुलाई या उसके आसपास के महीने समर का समय होता है, और वही समय सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर का होता है। और जब दिसंबर के समय सदर्न हेमिस्फीयर में समर का समय होता है, गर्मियों का समय होता है, तो चूंकि सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ रही होती, तो विंटर का समय होता है। इतनी बात क्लियर? जी हाँ, क्लियर। अब यहां देखिए, जनवरी का महीना है, पूरी पृथ्वी को 7 यूनिट एनर्जी अधिक मिल रही है, और देखा जाए तो जनवरी में हमारे देश में, अपने देश को समझिए, हमारे देश में सर्दियों का समय है, तो अधिक टेम्परेचर मिलने के बावजूद भी हमारे देश में सर्दी क्यों है? क्योंकि जितना नजदीक हुई पृथ्वी है वो इसे गर्मी में नहीं बदल सकती। तो क्या इस 7 यूनिट टेम्परेचर का कोई असर पड़ता है? तो जी हाँ, पड़ता है। पड़ता इस प्रकार से है कि मान लीजिए 3 जनवरी का समय है, अगर मैं इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर को लेके देखूं, तो दिसंबर हो चाहे जनवरी, सर्दियों का समय उत्तरी गोलार्ध में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर का समय है, विंटर का समय है, और सदर्न हेमिस्फीयर में समर का समय है। इतनी बात क्लियर हो गई। विंटर के समय मान लीजिए हमारे यहां एवरेज टेम्परेचर होना चाहिए, हमारे यहां टेम्परेचर होना चाहिए मान लीजिए 20 डिग्री सेल्सियस, एवरेज बोल रहा हूं, पूरे विंटर के समय हमारे यहां 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। किस कंडीशन के कारण? इस वाली कंडीशन के कारण, इस वाली कंडीशन के कारण, चूंकि सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं या दक्षिणी गोलार्ध में सीधी पड़ रही हैं, और उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्लैंटिंग तिरछी पड़ रही हैं, जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होगी। तो इस कारण से हमारे यहां टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस। क्लियर? उसी तरह से समर में इनके यहां देखा जाए तो समर में सदर्न हेमिस्फीयर में चूंकि सन रेज सीधी पड़ रही हैं, तो टेम्परेचर होना चाहिए मान लीजिए 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। लेकिन यही वो समय है जब सन अर्थ से नजदीक होता है,
और जब सन अर्थ से नजदीक होगा तो 7 यूनिट, अब इसको मैं यूनिट 100 में यूनिट आएगा ना, 100 में, तो लेकिन आपको समझाने के लिए मैं 7 को ही ले रहा हूं, तो यहां +7 अधिक एनर्जी मिलेगा। सर्दियों का समय तो है, किस कारण से, इस कारण से सर्दियों का समय है, लेकिन इसी समय पृथ्वी सूर्य से नजदीक हो गई तो सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन थोड़ी सी गर्मी अधिक मिली क्योंकि सूरज पृथ्वी से नजदीक हुआ। यानी टेम्परेचर होना चाहिए था 20, अब मिल रहा है 27। यानी जितनी सर्दी पड़नी चाहिए थी उससे कम सर्दी पड़ेगी उत्तरी गोलार्ध में। भाई केवल उत्तरी गोलार्ध को तो गर्मी नहीं मिलेगी, भाई पूरी पृथ्वी को गर्मी मिलेगी जब सूर्य पृथ्वी से नजदीक होगा, तो इनको भी 7 यूनिट एनर्जी अधिक मिलेगी। यहां होना चाहिए 47, हो गया 47। यानी दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी अधिक पड़ेगी और उत्तरी गोलार्ध में सर्दी कम पड़ेगी। क्यों? इस समय पृथ्वी सूर्य से नजदीक है। अब हम इसको देख लेते हैं। जुलाई का समय है, जुलाई का समय है। जुलाई के समय में आप अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो समर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर में देखें तो विंटर होता है, सर्दियों का समय होता है। क्लियर? अगर इस कंडीशन को हम ध्यान रखें तो इस समय सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में पड़ रही हैं, यहां सीधी पड़ रही हैं, ज्यादा टेम्परेचर होगा, यहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो यहां कम टेम्परेचर हो, इसलिए गर्मी और सर्दी की स्थिति आई। तो समर में अगर यहां 40 माने थे तो यहां भी 40 मान लिया जाए। समर में, विंटर में यहां 20 माने थे तो विंटर में यहां भी 20 मान लिया जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसी समय हमारी पृथ्वी जो है, इसी समय हमारी पृथ्वी जो है सूर्य से अपनी दूरी बढ़ा ली है, अधिक दूरी पर हो गई है, इस कारण से 7 यूनिट एनर्जी कम मिल रही है। यानी गर्मी तो पड़ेगी लेकिन इसी समय सूरज दूर हो गया पृथ्वी से तो कुछ कम गर्मी मिलेगी, कुछ कम हीट मिलेगा, तो इसको भी 7 यूनिट कम मिलेगा, इसको भी 7 यूनिट कम मिलेगा। इसका हो गया 33 और इसका हो गया 13। अब आप सोचिए, उत्तरी गोलार्ध में हीट मिलनी चाहिए थी 40 डिग्री सेल्सियस वाली, मिल कितनी रही है? 33। यानी सूर्य के पृथ्वी से दूर होने के कारण उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की तीव्रता कम हो जाएगी। अब दक्षिणी गोलार्ध में विंटर का समय है, सूर्य के पृथ्वी से दूर होने के कारण, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी अलग कारण से, सूर्य की किरणों से सीधा तिरछा पड़ने की वजह से तो सर्दी तो पड़ रही है, लेकिन इसी समय सूर्य पृथ्वी से दूर है तो 7 यूनिट एनर्जी कम मिल रही है। मिलनी चाहिए थी 20, मिल रहा है 13, तो सर्दियों की तीव्रता दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ जाएगी। यानी हर हाल में दक्षिणी गोलार्ध को ज्यादा नुकसान है। दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की तुलना में गर्मी भी अधिक पड़ती है, अधिक तीव्र पड़ती है, और सर्दी भी अधिक तीव्र पड़ती है। बात क्लियर? तो उपसौर और अपसौर की पूरी कहानी क्लियर है। भाई देखो रिंकी जी, मैं सभी पीडीएफ दे देता हूं, बोर्ड पीडीएफ भी दे देता हूं, A4 साइज में अलग अलग पीडीएफ भी दे देता हूं संस्था को, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देता हूं। डिस्टेंस मैक्सिमम होने पर यूनिट कैसे कम होगी? अरे भाई दीक्षा जी, आप सोचिए, यूनिट मतलब हीट की इंटेंसिटी। आप आग के पास खड़े हो तो ज्यादा गर्मी लगेगी, कि आग के से दूर चले जाओगे तो ज्यादा गर्मी लगेगी?
आग के पास रहोगे तो ज़्यादा गर्मी, मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस की गर्मी प्राप्त हो रही है, और दूर चले गए तो 20 डिग्री सेल्सियस की गर्मी प्राप्त हो रही है। ये स्थिति बनेगी कि नहीं बनेगी? सूर्य नज़दीक है तो ज़्यादा गर्मी मिल रहा है, और यूनिट ये बोल रहा हूँ कि 100 में 7 यूनिट हटा दूं, आप लोग यूनिट के लिए ही परेशान कर देते हो। यूनिट मतलब एक इकाई के रूप में लिया जाता है, तो यूनिट यूनिट पता नहीं आप लोग समझते काहे नहीं हो। हटाओ यूनिट को, तुम जितनी समझ उतनी ही बताई जाए। चलिए, क्लियर? 7 कम, खत्म बात। चलिए, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। तब तक मैं देख लेता हूं कोई पॉइंट छूटा नहीं। तीन जनवरी को 4 जुलाई की अपेक्षा अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है, लेकिन स्थल समुद्र के वितरण और वायुमंडलीय परिसंचरण के कारण यह दैनिक मौसम पर अधिक प्रभाव नहीं डालता। बात क्लियर? तो अधिक प्रभाव नहीं डालता, प्रभाव डालता है, थोड़ा सा कम डालता है, हमको अनुभव नहीं पता चल पाता, लेकिन हम वैज्ञानिक दृष्टि से सूक्ष्म निरीक्षण करें तो हमको ये चीज पता चलती है। क्लियर? पूरा रिपीट थोड़ी हो पाएगा, ऐसा कोई चीज नहीं समझ में आए तो बताइए, पूरा रिपीट कर दीजिए आधे घंटे की क्लास। गजब बात करते हो, प्राइमरी की क्लास चल रही है ये, कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो बताइए। आप कहोगे पूरा रिपीट, 1 घंटा पढ़ा लिया, क्या पूरा रिपीट कर दो, ऐसे कैसे होगा यार? अरे राम, प्राइमरी में पढ़ के आ रहे हो क्या? मैंने कहा ये पृथ्वी है, ये सूरज की किरण पड़ रही है, यहाँ पर तापमान अधिक मिलेगा, ये भूमध्य रेखा ये 23.5, ठीक, 21 जून को यहाँ सीधी पड़ेगी, तापमान अधिक मिलेगा। 22 दिसंबर को यहाँ सीधी पड़ेगी, यहाँ तापमान अधिक मिलेगा। जब 22 दिसंबर को यहाँ सीधी पड़ेगी तो यहाँ तिरछी पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ेगी। जब उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ेगी तो यहाँ समर हो जाएगा। कब? 22 दिसंबर के समय यहाँ समर हो जाएगा और यहाँ विंटर हो जाएगा। जब सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में सीधी पड़ेंगी तो यहाँ समर हो जाएगा और यहाँ तिरछी पड़ेंगी तो यहाँ विंटर हो जाएगा। ये बात बता दिया। इसके बाद मैंने ये बता दिया कि भैया ये हमारे सूर्य भगवान हैं, ये हमारी पृथ्वी मैया हैं, ये हमारी पृथ्वी मैया हैं, ये दूरी अधिक, ये दूरी कम। दीर्घवृत्ताकार मार्ग में सूर्य पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से मिनिमम डिस्टेंस 3 जनवरी को होता है जिसे उपसौर कहते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस 4 जनवरी को होता है जिसे अपसौर कहते हैं। सूर्य कम दूरी होने के कारण अधिक हीट देता है पृथ्वी को उपसौर के समय, सूर्य अधिक दूरी होने के कारण पृथ्वी को कम हीट देता है अपसौर के समय। यही बात बताया था। क्लियर? बैकग्राउंड नहीं बदला जा सकता, ये संस्था द्वारा कहा गया है। आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके संस्था से बात कर लीजिए और कहिए कि बैकग्राउंड काला कर दे, मैं काला कर दूंगा। वो कह दे पीला कर दे, मैं पीला कर दूंगा। कह दे अपना चेहरा काला कर लो, मैं अपना चेहरा काला कर लूंगा। अब बताओ, संस्था ने ही कहा है, व्हाइट बैकग्राउंड संस्था ने ही कहा है, और व्हाइट बैकग्राउंड आप लोगों के लिए कहा गया है। अभी आप ही कहोगे कि ब्लैक बैकग्राउंड पे मत पढ़ाइए, व्हाइट बैकग्राउंड पे पढ़ाइए। जब मैं ये पीडीएफ देना बंद करूंगा, पीसीएस का सिलेबस शुरू होगा और मैं लिख कर पढ़ाना शुरू करूंगा, तब आप ही कहोगे नहीं सर मुझे पीडीएफ निकलवानी है और आप व्हाइट बैकग्राउंड में पढ़ाइए, आप ही कहोगे, तब मैं नहीं बदलूंगा फिर। तो अभी पढ़ लीजिए, आदत डालिए। लाइट अपनी मोबाइल की कम कर लीजिए, मोबाइल में लाइट कम होने का सिस्टम होता है, या लैपटॉप में लाइट कम करने का सिस्टम होता है, उसमें लाइट कम कर लीजिए आप लोग। चलिए, अब बात आती है वायुमंडल का तापन और शीतलन, यानी एटमॉस्फेयर का हीटिंग और कूलिंग।
किन किन माध्यमों से होता है। सबसे पहले लघु तरंग दैर्ध्य सौर विकिरण के माध्यम से सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती हैं। आप लोगों को मैं इस बात की जानकारी दिया था, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने ये बताया था कि ये हमारा सन है और ये हमारी पृथ्वी। सन से आने वाली तरंगों की तरंग दैर्ध्य कम होती है, इसलिए इसे कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। ठीक, यानी लघु तरंग दैर्ध्य, लघु दैर्ध्य नहीं लिखते वैसे, लघु तरंग सौरिक विकिरण लिखते हैं, सौर विकिरण। ठीक, चूंकि पृथ्वी कम गर्म होती है अर्थ से, तो इसकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, इसलिए अर्थ से निकलने वाली जो हीट है इसे कहते हैं लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। क्लियर? ये बात मैं कल भी समझाया था आप लोगों को। तो जो सन से एनर्जी आ रही है अर्थ की ओर, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आ रही है। रेडिएशन मतलब हुआ विकिरण, रेडिएशन मतलब होता है विकिरण, और विकिरण ऊर्जा या हीट स्थानांतरण का वह तरीका होता है जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी विकिरण जब भी आप देखोगे तो इस ऊर्जा को स्थानांतरित होने के लिए गैस, धूल कण आदि की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे सन से जो एनर्जी आ रही है, सन से और पृथ्वी के वायुमंडल के बीच में, यहां कोई गैस नहीं है, यहां तो निर्वात की स्थिति है, लेकिन फिर भी सन की ऊर्जा आ रही है, बिना किसी माध्यम से स्वयं आ रही है। तो ऐसी ऊर्जा का स्थानांतरण जो बिना किसी माध्यम से हो जाए उसे हम विकिरण कहते हैं। तो सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो विकिरण के रूप में आ रही, पृथ्वी से जो ऊर्जा जा रही है क्या कहा गया, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण, माध्यम की आवश्यकता नहीं है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? राधे राधे, ये बात समझ में आ गई? बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? यहां तक किसी को कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो अब एक एक पॉइंट हम लेते हैं, और सबसे पहले आता है चालन, उसके बाद अगला पॉइंट आता है संवहन, उसके बाद अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण, विकिरण भी आ गया। अब देखिए यहीं पर मैं समझा देता हूं आपको। हमारे पास एक है बर्तन, इस बर्तन में हमने लिया पानी और नीचे लिया बर्नर, बर्नर से हमने इसको गर्म करना शुरू किया, इसमें भरा गया है पानी, ब्लू कलर से भर दिया जाए, ये पानी भर गया, जल भरा हुआ है। इसमें आप लोगों में कितने लोगों को चाय बनाने आता है? इसमें से कितने लोगों को चाय बनाने आता है बताएंगे? ये बर्तन का हैंडल है जिसमें आप पैन है, ये जिससे आप चाय बनाओगे। ठीक, तो ब्रिजेश, दुर्गा, बताइए क्या आप लोगों को चाय बनाने आता है? अगर बनाने आता है तो सबसे पहले आपने एक बर्तन लिया और चूल्हे पर रख दिया ना, पानी गर्म हो रहा है। अब देखिए यहां हो क्या रहा है कि यहां से हीट दिया जा रहा है, तो यहां के जो मॉलिक्यूल हैं जल के वो गर्म हो गए, और कोई चीज जब गर्म होती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और वो हल्का होता है। कैसे हल्का? वैसे वजन में तो बराबर होगा, लेकिन एरिया के हिसाब से अगर हम देखें 1 किलो का बाट ले लें और 1 किलो रुई ले लें,
1 किलो का जब बाट हम उठाते हैं तो भारी लगता है, 1 किलो रुई उठाते हैं तो हल्का लगता है, क्योंकि वो फैला होता है। ठीक, तो जब कोई मॉलिक्यूल हीट एब्जॉर्ब करता है तो उसका आयतन, वॉल्यूम, यानी वो फैल जाता है। फैलने की वजह से वो हल्का होता है, और हल्का होने की वजह से वो ऊपर की ओर उठना शुरू कर देता है। वो ऊपर की ओर, यानी यहां से ये ऊपर की ओर जा रहा है। तो जब कोई चीज गर्म होती है, आयतन बढ़ता है, हल्की होती है, तो ये ऊपर की ओर ऊर्जा को लेकर जाती है। तो पहले क्या हुई, वो गर्म हुई, गर्म होने के बाद हल्की हुई, गर्म होने की वजह से आयतन बढ़ गया, आयतन बढ़ने की वजह से हल्की हुई, और हल्की चीज हमेशा ऊपर जाती है। तो ये ऊपर जा रही है। क्या लेके जा रही है, सबसे पहले क्या कहा मैंने, गर्म हुई। वो गर्म हुई मतलब हीट एब्जॉर्ब किया, यानी यहां से गर्म होकर हीट एब्जॉर्ब कर कर ये यहां पहुंच रही है। यहां से गर्म होकर हीट एब्जॉर्ब करके ये यहां पहुंच रही है। कोई कण है ना, पानी का कण, यहां से गर्म होकर हीट एब्जॉर्ब करके ये यहां पहुंच रही है, हीट एब्जॉर्ब करके ये यहां पहुंच रही। तो ऊर्जा स्थानांतरण के इस तरीके को संवहन कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां क्या हो रहा है, संवहन। ये क्या हो रहा है यहां पर, संवहन, कन्वेक्शन। बात क्लियर। यानी जब हवा गर्म हो जाए, जैसे हवा गर्म हो और हवा गर्म होकर ऊपर उठे, तो हम उसे क्या कहेंगे, संवहन। और ये हवा क्या लेके जा रही है, हीट, ऊर्जा। तो यहां की जो ऊर्जा थी वो इसने ऊपर स्थानांतरित कर दिया, यहां लेके चली आई। तो यहां की हवा गर्म हुई और यहां की जो हीट थी, इस हीट को लेके यहां चली आई। तो इसे हम क्या कहते हैं, संवहन। तो ऊपर उठने का मतलब संवहन, और हीट स्थानांतरण का एक तरीका ये है कि कोई चीज गर्म होती है, फिर ऊपर जाती है, तो क्या लेके गई, हीट लेके गई। तो ऊर्जा स्थानांतरण का एक तरीका है। एक तरीका ये हो गया संवहन। दूसरा, जब, अब देखिए, जो ऊपर का भाग जो होगा ना, यहां अगल बगल का जो पानी होगा वो ठंडा होके नीचे आए, वो यहां का अगल बगल पानी इस जगह पे आएगा, फिर ये गर्म होके फिर ऊपर उठेगा। चलिए फिलहाल आगे, ये बर्तन का हैंडल है, बर्तन यहां गर्म हो रहा है, यहां से बर्तन गर्म हो रहा है, बर्तन गर्म हुआ, ये हैंडल सीधे आग के संपर्क में नहीं है। तो सबसे पहले ये बर्तन गर्म हुआ, उसके बाद इस बर्तन के हैंडल में ऊर्जा, हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्यों ट्रांसफर हो रहा है, क्योंकि ये भाग इसके संपर्क में है, तो संपर्क में होने की वजह से हीट ट्रांसफर हुआ। इसका उदाहरण दूं, गांव में हम देखते हैं, आजकल तो गांव में भी रोटियां गैस पर ऐसे चिमटे से फुलाई जाती हैं, है ना, चिमटे से फुलाई जाती हैं रोटियां। मुझे याद है, मैं जब छोटा हुआ करता था तो मेरी मम्मी, और खुद मैं भी ऐसा किया हूं, जब मैं प्रयागराज में पढ़ता था, तब तैयारी करता था, जब तब अपनी, तवे पर रोटी ना, बिना हाथ, बिना उससे, तवे पर, चूल्हे पे ऐसे नहीं, लकड़ी वाला आग, आग चूल्हा होता था लकड़ी जलाने वाला, और तवे पर ऐसे पलट दिया जाता था रोटी हाथ से ही, बहुत गर्म। तो हाथ भी तो गर्म होता होगा, हाथ क्यों गर्म हुआ, संपर्क से। आप बर्फ पे हाथ रखो तो उसके संपर्क से आपका हाथ ठंडा, तवे के पर हाथ रखो तो तवे के संपर्क में आने से आपका हाथ गर्म हुआ। तो जब किसी चीज के संपर्क में होने से आपका हाथ गर्म या ठंडा हुआ, यानी उष्मा का स्थानांतरण या निष्कासन हुआ, या तो उष्मा आपके हाथ में आई या तो निकली। तो ऊर्जा स्थानांतरण के इस तरीके को कहते हैं चालन। यहां क्या होगा, चालन। ठीक, संवहन चालन नहीं दिया है क्या भाई, इसमें दिया तो होना चाहिए। चालन, कंडक्शन, तो ये कन्वेक्शन और ये हो गया कंडक्शन, दिया है, मैं कहा नहीं दिया है। ठीक, तो कन्वेक्शन ये हो गया, कन्वेक्शन, और ये हो गया कंडक्शन, चालन। बात क्लियर। तो जब उष्मा का स्थानांतरण संपर्क से हो रहा हो,
एक दूसरे में संपर्क की वजह से हो रहा हो, तब हम उसे कहते हैं चालन। क्लियर? यहां इससे उष्मा इसलिए इसमें आई कि ये संपर्क में थी। यहां उष्मा इसलिए आई क्योंकि यहां के कण गर्म होकर ऊपर उठे। यहां उष्मा नहीं थी, यहां हीट नहीं था, लेकिन यहां हीट क्यों आया? क्योंकि यहां के कण गर्म होकर यहां आए। तो ये किस में माध्यम से आए? संवहन के माध्यम से। यहां कैसे हुआ? संवहन के माध्यम से। यहां कैसे हुआ? दोनों एक दूसरे के संपर्क में थे, इसलिए तो ये हुआ चालन। अब सर्दियों का समय होता है, तो जो माँ बहनें खाना बनाती हैं, जो भाई खाना बनाते हैं, जैसे हम लोग तैयारी में थे तो हमारे समय में तो मेड वेड का कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था। आज तो तैयारी बच्चे करते हैं तो उनके यहाँ आती है मेड खाना बनाती है, लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। हमारे समय लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, हमारे समय मेड का कॉन्सेप्ट नहीं था। हम लोग स्वयं खाना बनाते थे और अपने रूम में ही पढ़ते थे। तो जब सर्दियों का समय होता है, चावल कुकर में रखकर चूल्हे पर चढ़ा दिया गया है, तो अपना हाथ चूल्हे के पास ले जाते थे और सेकते थे। यानी यहां से जो आग ये जल रही है, अगर यहाँ हाथ है हमारा, यहाँ पर हमारा हाथ है, 4 उंगली की जगह 5 करो भाई, अगर यहाँ हमारा हाथ है तो हाथ पर ऊर्जा आएगी, यहां से हाथ पर हीट आएगा। यहां से हाथ पर हीट आ रहा है और ये हमारा हाथ गर्म हो रहा है। ध्यान रखिए, यहां पर मैंने ये कहीं नहीं कहा कि बीच के गैस के कण गर्म होके आपके हाथ से टकरा रहे, नहीं, यहां की ऊर्जा सीधे आपके हाथों से टकरा रही है, सीधे आपके हाथ से टकरा रही है। तो ये जो गर्मी मिली इसे कहेंगे विकिरण। क्या कहेंगे? यहां से जो ऊर्जा निकली वो बिना किसी माध्यम से, हवा के गर्म होने से नहीं, सीधे आपके हाथ से टकराई। हवा गर्म होकर आपके हाथ से नहीं टकरा, ये ऊर्जा सीधे आपके हाथ से टकराई। ठीक, तो इसे कहेंगे विकिरण। और ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ, तो ऊर्जा का स्थानांतरण 3 तरीके से। एक स्थानांतरण हुआ संवहन द्वारा, एक स्थानांतरण हुआ चालन द्वारा, और दूसरा स्थानांतरण हुआ विकिरण द्वारा। जैसे सूर्य से ऊर्जा पृथ्वी पर आती है, उसी तरह विकिरण यहां भी हो रहा है। बात क्लियर? एक ऊर्जा स्थानांतरण और तरीका होता है जिसे कहते हैं अभिवहन। अभिवहन का मतलब होता है एडवेक्शन। जब ऊर्जा का स्थानांतरण, हीट का स्थानांतरण क्षैतिज रूप में हो रहा हो, ऐसे यानी पवन क्षैतिज गति कर रही हो, पवन क्षैतिज गति कर रही हो, पवन के क्षैतिज गति के कारण, ठीक, तो पवन के क्षैतिज गति के कारण उष्मा का स्थानांतरण, यानी इसके द्वारा यहां की ऊर्जा यहां आ गई। यहां जो हीट थी, यहां की हवा गर्म थी और यहां से यहां पहुंची, तो क्षैतिज रूप में जब हवा का स्थानांतरण होता है तो इसे कहते हैं हम अभिवहन। ठीक, एडवेक्शन। बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां पर किसी को कोई दिक्कत? प्रयागराज में आप भी रहते हो, हाथ से खाना बनाते हो, बहुत अच्छा। प्रयागराजियों गर्व करो, गर्व से कहो हम प्रयागराज में पढ़े हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं मैं। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई सबको? चंदन कह रहे नहीं क्लियर, कोई दिक्कत भाई? विकिरण मतलब हे भगवान, 100 बार बता दिया, विकिरण मतलब रेडिएशन। कितनी बार बताया हूं विकिरण का मतलब? रेडिएशन कहते हैं विकिरण को भाई, कितनी बार बता चुका हूं।
अभिवन वाला दोबारा क्या बताया जाए। यहाँ से हवा यहाँ की हवा गर्म है और यहाँ की गर्म हवा यहाँ से यहाँ आ गई, यहाँ की गर्म हवा यहाँ से यहाँ आ गई और गर्मी यहाँ लेके आ गई, यहाँ की हीट यहाँ लेके आ गई। आप जेब में अगर 100 रुपया रखे हो, मैं जेब में 100 रुपया लेके रखा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ आ गया, तो अब ये 100 रुपया यहाँ पर आ गया। तो ये जो क्षैतिज गति हुई है ना, इसे हम कहेंगे अभिवहन। बात क्लियर। इतना धीरे तो नहीं पढ़ाया जा सकता जितना धीरे मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से सूर्य से नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से नीचे से पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसें द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इस बात को मैं समझा देता हूं। वायुमंडल के गर्म होने की बात देखिए, वायुमंडल, ये हमारा वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है। ये हमारा एटमॉस्फेयर है। अगर एटमॉस्फेयर के गर्म होने की बात की जाए तो सूर्य से आने वाली जो तरंगे हैं वो लघु तरंग दैर्ध्य की हैं, शॉर्ट वेव लेंथ की हैं, और शॉर्ट वेव लेंथ वाली इन तरंगों को वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैसें रोक नहीं पाती हैं। सामान्यतः हमारे क्षोभमंडल में गैसें पारदर्शी होती, बाकी क्षोभमंडल बाकी जगह भी पारदर्शी होती हैं। इसलिए अधिकांश वायुमंडल आने वाले सौरिक विकिरण से गर्म नहीं होता। अभी आप ऊष्मा बजट में इसको समझ जाओगे। आने वाले सौरिक विकिरण से गर्म नहीं होता। जब पृथ्वी हीट को रिलीज करती है, पृथ्वी गर्म होती है दिन में और 2 बजे के बाद ऊष्मा का निष्कासन करती है, ऊष्मा को निकालती है। जब पृथ्वी अपने अंदर से ऊष्मा का निष्कासन करती है, देखिए, सन, अर्थ हीट यहां से चली, ठीक। तो ये जो बीच का वायुमंडल है, ये ऊष्मा इस हीट को नहीं रोक पाता है, बहुत कम रोक पाता है। ऐसा नहीं एकदम नहीं रोक पाता, बहुत कम रोक पाता है। लेकिन जब हमारी पृथ्वी रेडिएट करती है एनर्जी को, तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में, दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के रूप में, यानी तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। और जब ये तरंग दैर्ध्य अधिक होगा, तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस, जल वाष्प, धूल कण इस ऊष्मा को रोक लेंगे, इस हीट को रोक लेंगे। नीचे से हीट जा रही है, रास्ते में मिल गया जल वाष्प, रोक लेता है, पूछता है कहाँ जा रही हो, कहती है ऊपर जाना है, कहना पहले मुझे गर्म करो, तो वो हीट एब्जॉर्ब कर ली, कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ये लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जा रही है, अधिक तरंग दैर्ध्य वाली, पतले वाले को तो नहीं रोक पाई, मोटे वाले को रोक ली। कहाँ जा रही है, ऊपर जाना है, कह पहले मुझे गर्म करो तब ऊपर जाना, तो हीट को रोक लेती है। तो अधिकांश वायुमंडल की अधिकांश ऊष्मा या अधिकांश ऊर्जा या अधिकांश हीट किससे मिलता है, हमारी पृथ्वी से मिलता है। पृथ्वी जो रेडिएट एनर्जी करती है, विकिरित करती है, निकालती है, उससे वायुमंडल गर्म होता है, न कि सूर्य से गर्म होता है। और ये बात ऊष्मा बजट में और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अरे भाई, शिवानी क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर में डिफरेंस बताएं? अरे भगवान, मुझे लग रहा मैं कक्षा 3 के बच्चे को पढ़ा रहा हूं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर नहीं पता। सतह के साथ गति इस तरह, ये क्षैतिज है, और ऊपर की ओर गति ऊर्ध्वाधर है। हे भगवान, ये सब बताऊंगा तो पीसीएस पढ़ा रहा हूं कि प्राइमरी पढ़ा रहा हूं जी मैं। ये क्षैतिज है, इतना तो आप खुद ही जानते हो। कम से कम दिल्ली पुलिस की तैयारी किए होगे तो ये सब शब्द तो आया ही होगा आप लोगों के पास। इतना नहीं जान रहे हो? हे भगवान, तब तो पीसीएस का सिलेबस हो चुका मेरा, मैं खत्म न कर पाऊंगा, मैं अगले साल खत्म करूंगा। फिर आप कहोगे मास्टर बड़ा धीरे पढ़ाता है।
अरे मास्टर बड़ा धीरे पढ़ाता है भाई, कैसा मास्टर है, बहुत लिबिर लिबिर पढ़ाता है। हमारे यहाँ बोला जाता है लिबिर लिबिर। क्लियर। अब हम पढ़ने वाले हैं हीट बजट। क्या पढ़ेंगे? हीट बजट। हीट बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? आय और व्यय का लेखा जोखा। आपने पढ़ा होगा भारत का बजट, उत्तर प्रदेश का बजट, कितना पैसा आया और कितना पैसा खर्च करना है, ये होता है बजट। आय और व्यय का लेखा जोखा। इसी तरह से कितनी उष्मा हमारी पृथ्वी पर आई और पृथ्वी द्वारा निकाली गई उष्मा, इसका जो रिकॉर्ड है उसे हम कहते हैं हीट बजट, उष्मा बजट। क्लियर। उसे क्या कहते हैं? हीट बजट, उष्मा बजट। जैसे बजट में आय व्यय का लेखा जोखा, इसमें उष्मा का लेखा जोखा देखते हैं। और बड़ी बात है, पृथ्वी मैया है, पृथ्वी हमारी माँ है और किसी का उधार नहीं रखती। तो सूर्य भगवान से जो ऊर्जा जितनी मिलती है पृथ्वी को, वो सारी ऊर्जा वापस कर देती है और अपने पृथ्वी के तापमान को निश्चित रखती है। अगर सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पृथ्वी में ही स्टोर होने लगे तो पृथ्वी एक दिन इतनी गर्म हो जाएगी कि जीवन जीने लायक तापमान नहीं रहेगा, बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए सूर्य से जो भी ऊर्जा पृथ्वी और उसके वायुमंडल को प्राप्त होता है, वो सभी ऊर्जा निकाल दिया जाता है। तो आई उष्मा और गई उष्मा का ही आंकड़ा का लेखा जोखा कहा जाता है हीट बजट। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? चलिए अब हीट बजट को समझते हैं। ध्यान रखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा, बड़ा आसान सा टॉपिक है ये। अरे काले रंग से काहे को भाई, सूर्य भगवान को काले रंग से काहे दिखा रहे हैं आप? हैं? काले रंग से थोड़ी दिखाना है सूर्य भगवान को, ये हमारे सन है। सन से मान लीजिए 100 इकाई ऊर्जा निकली, 100, 100 यूनिट। अरे यूनिट लिख देंगे तो आप लोग मार ही डालोगे। 100 इकाई, 100 रुपया, एक इकाई 1 रुपया, 2 रुपया 3 रुपया, ये इकाई है। कुल मिला के कम मिला के 100 हो गया। और ये हमारी भैया पृथ्वी मैया है। ग्रीन कलर में दिखाता हूं पृथ्वी मैया को, ये हमारी पृथ्वी मैया है। आप कहोगे सन छोटा बनाए हो, पृथ्वी बड़ा बनाए हो, क्योंकि पृथ्वी पर खड़ा हूं, पृथ्वी बड़ी दिख रही है, सन छोटा दिख रहा है, इसलिए ऐसा किया हूं। चल, अब जो सन से ऊर्जा आ रही है जरा ध्यान से समझिएगा। ये जब हमारे वायुमंडल में इंटर करेगा, जब तक यहां वायुमंडल से ऊपर रहेगा तब की बात, और वायुमंडल, यहां से वायुमंडल शुरू, अब वायुमंडल में जब इंटर करेगा तो क्या क्या घटना इसके साथ घटने वाली है। सबसे पहले आपको वायुमंडल में मिल जाएगा बादल, है ना, वायुमंडल में मिलेगा बादल। और जब बादल मिलेगा, ये ऊर्जा चला, अब यहां से अब देखिए क्या क्या होगा। यहां से ऊर्जा आई, बादल पर पड़ा और बादल से रिफ्लेक्ट होके दोबारा अंतरिक्ष में चला गया। 100 में से 27% यूनिट या 27% या 27 यूनिट ऊर्जा चली गई हमारे अंतरिक्ष में। ठीक, गर्म नहीं की, हमारी पृथ्वी को ना गर्म की, ना हमारे वायुमंडल को गर्म की, बादल से टकराई और चली गई। जैसे जैसे अब उदाहरण लीजिए, 100 रुपए का नोट गिरा हो जमीन पर, आपने उसको देखा, आप झुके उठाने के लिए, लेकिन 100 रुपए के नोट में किसी बच्चे ने रस्सी बांधकर, धागा बांधकर गिराया था,
जैसे ही आप झुके उठाने के लिए, वैसे ही रस्सी खींच लिया गया और आपके हाथ से 100 रुपया उधर चला गया। मिला नहीं, आया तो, लेकिन वापस चला गया। ये भी, इसे एल्बिडो कहते हैं। भी एल्बिडो पर हम डिस्कस करेंगे। एक कहानी तो ये हो गई। उसके बाद कुछ ऊर्जा यहां से पृथ्वी की सतह पर पड़ी और पृथ्वी की सतह पर बर्फ आदि है। बर्फ चिकना सफेद मखमली है। जैसे ही बर्फ पर पड़ी, बर्फ से टकराकर ये अंतरिक्ष में चली गई। ये कितनी चली गई? 2% वापस चली गई। क्लियर है? जी हाँ, एकदम सही कह रहे हो आप। क्या कह रहे हो गायत्री जी? एकदम सही। इसके बाद आपके वायुमंडल में धूल कण हैं। आपके वायुमंडल में धूल कण हैं। धूल कण, तो यहां से धूल कण से टकराई और यहां से प्रकीर्णन हो गया। तो यहां से प्रकीर्णित होकर ये चली गई। ऊपर कर दे, और नहीं तो 6% चली गई। तो प्रकीर्णन हो गया। प्रकीर्णन हो गया। यहां क्या हो रहा है? परावर्तन। यहां क्या हो रहा? परावर्तन। क्लियर? अब आप देखिए, 100 में से 27 प्लस 2 प्लस 6 बराबर 35। कितना हो गया? 35। और यानी 100 में से 35 निकल गया तो बचा 65। यानी ये 35% जो ऊर्जा है, ये पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म करने में अपना कोई योगदान नहीं दिया। और ये एल्बिडो है। आगे अभी बताऊंगा एल्बिडो। ठीक, तो ये पृथ्वी और वायुमंडल को गर्म करने में कोई योगदान नहीं दिया। क्लियर? अब देखिए, यहां से चली ऊर्जा और वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प धूल आदि से 14% या 14 यूनिट ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषित। ठीक, तो 14% वायुमंडल घटक कर गया। तो यहां 100 चला, 100 में 35 तो वापस चला गया, वायुमंडल में प्रवेश किया और फिर वापस चला गया। 14 वायुमंडल ने ग्रहण कर लिया। यानी अगर हम 65 में से 14 घटा दें तो हमारे पास बचेगा 51। क्या आ रहा है? 51। यानी अब यहां पृथ्वी की सतह पर कितना आएगा? 51। तो 51 यूनिट एनर्जी, 51 यूनिट एनर्जी ही पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है इस 100 में से। बात क्लियर? अमोल क्या हो गया? गुस्सा हो रहे हो, रो रहे हो, क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है ये बताओ। प्रॉब्लम क्या है? वो सॉल्व करूं कि ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा रोने गाने से? बताओ क्या है प्रॉब्लम, जल्दी बताओ। ये क्लियर हुआ? यहां तक बात समझ में आई? यानी पृथ्वी की सतह पर कुल कितनी यूनिट ऊर्जा पहुंची? केवल 51। 100 में से कितनी पहुंची? 51। यहां तक क्लियर है? अमोल जल्दी लिखो, फटाफट लिखो, क्या प्रॉब्लम है? क्लियर है यहां तक सबको? तब तक अमोल अपनी समस्या लिखिए और बाकी लोग बताइए यहां तक सबको क्लियर है हीट बजट में? समझ में आ गया? शिवानी कह रही है, चंदन कह रहे हैं, ब्रजेश कह रहे हैं।
प्रकीर्णन में, ये साइंस पढ़ लेना, साइंस में बताया जाएगा, प्रकीर्णन में तरंगे फैल जाती हैं और परावर्तन में फैलकर वापस नहीं जाती। जिस माध्यम से आती हैं उसी माध्यम में जब वापस चली जाती हैं तो परावर्तन कहते हैं। प्रकीर्णन फैल कर जाती हैं। ठीक। अमोल, वनडे का एग्जाम नहीं है प्रदीप जी कि हर बार दोबारा ही, इसमें क्या दोबारा रिपीट करूं, क्या दोबारा रिपीट करने लायक है। 100 यूनिट ऊर्जा आई, कह रहे वन मोर रिपीट फास्ट। अरे बस बोलवाओ मत कुछ। 100% ऊर्जा आई, 27% बादल द्वारा, 2% पृथ्वी की सतह द्वारा, 6% वायुमंडल द्वारा प्रकीर्णित और परावर्तित हो गई, 14% वायुमंडल द्वारा अवशोषित होगी और 51% पृथ्वी की सतह द्वारा पृथ्वी की सतह पहुंची। गजब है। भाई तो इसमें मेरा रोल थोड़ी है। आप अपनी समस्या पर्सनली मुझे लिखकर मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पर, पर्सनली, ग्रुप में नहीं, पर्सनली मैसेज कीजिएगा। उस मैसेज को मैं हायर अथॉरिटी के पास भेज दूंगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक। तो पर्सनली ग्रुप में मत लिखिएगा, और ग्रुप में जब भी आप मैसेज कीजिए तो किसी एक टीचर को लिखकर टैग कीजिए। सबको टैग करेंगे तो कोई जवाब नहीं देगा, सब ये सोचेंगे ये जवाब दे देंगे, ये जवाब दे देंगे, और अगर किसी को टैग भी नहीं करेंगे तो भी कोई जवाब नहीं देगा। ठीक। तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा पर्सनली, मैं हायर अथॉरिटी को ये मैसेज भेज दूंगा, सॉल्व हो जाएगा। चलिए, अब पृथ्वी का जो बजट है वो 51 का है। अब मान लीजिए 51 ऊर्जा अगर पृथ्वी अवशोषित कर ले और रोज रोज करे तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी। तो पृथ्वी की जरूरत क्या है, जो मिला वो वापस कर दिया जाए, और जो मेरे पास अपनी ऊर्जा है उसी को बचा के रखा जाए, यानी 15 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर जो अर्थ का है वो बनाकर रखा जाए, नहीं तो पृथ्वी बहुत गर्म हो जाएगी। अब हमारी पृथ्वी के पास कितनी ऊर्जा है, 51, और ये हमारा क्या है, वायुमंडल। ये है वायुमंडल। ये क्या होगा, स्पेस, अंतरिक्ष, अंतरिक्ष। क्लियर। अब देखिए इस 51 में से ऊर्जा कैसे कैसे स्थानांतरित होकर कहां जाती है। सबसे पहले पृथ्वी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के माध्यम से अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण करती है। अब इसमें से 23% ऊर्जा पृथ्वी ने निकाला। इस 51 में से 23, इस 51 में से 23 यूनिट, इसीलिए मैं इसको प्रतिशत कीजिएगा, यूनिट लिखना चाहता हूं। 51 में से 51 था, इस 51 का 23 यूनिट, UNIT, 23 यूनिट निकाला। अब 23 यूनिट चला तो, लेकिन समस्या क्या हो गई, रास्ते में मिल गया वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प, धूल, गैस के कण, तो इसमें 6 यूनिट, 6 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित। बात क्लियर। चला 23, लेकिन 6 यूनिट वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया गया। अब 6 अगर चला गया तो यहां से यहां कितना गया, अंतरिक्ष में केवल 17। पृथ्वी ने 23 निकाल दिया, सतह ने, जमीन ने तो अपना 23 निकाल दिया, जमीन 23 निकाल दी, लेकिन 6 वायुमंडल में गया और 17 अंतरिक्ष में चला गया। इसके बाद थोड़ा और दूर, दो चीजें और हैं, एक है संवहन और दूसरा है संघनन।
आप ये दोनों वर्ड जानते हो? एक बार बताइए संवहन क्या है, कमेंट करके आप हमें बताइए। बताइए संवहन क्या है कमेंट करके, तब मैं आपको बताऊं। फिलहाल 9 यूनिट संवहन द्वारा और 19 यूनिट संघनन द्वारा। ठीक, संघनन बता दूंगा, पहले संवहन बताओ। बताओ आप लोग। बताइए। कोई नहीं बताएगा? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नहीं मिल रहा है? अरे टेलीग्राम का ग्रुप है, उसमें आप ऐड होगे, एडमिशन लिए हुए बच्चे ऐड किए गए हैं, है ना? चलिए मैं आज संस्था को बोल दूंगा कि टेलीग्राम में बच्चों को ऐड नहीं किया गया है और बच्चे क्लास में आके लगातार इस बात को कह रहे हैं। ठीक, ये बात मैं अमोल जी बोल दूंगा। बताइए संवहन क्या है? अब नहीं बताओगे कोई, तब खत्म। संवहन मतलब वायु गर्म होकर ऊपर उठी। तो जो यहाँ पृथ्वी के संपर्क में वायु थी, ध्यान से सुनिएगा, पृथ्वी के जो संपर्क में वायु थी, ऐसे चिपकी हुई थी पृथ्वी के साथ, सतह के साथ वायु चिपकी होगी ना, वो चालन विधि द्वारा गर्म हो गई। चपके होने की वजह से गर्म कैसे हुई? चालन से, कंडक्शन से। जैसे ही गर्म हुई वैसे ही उसका आयतन बढ़ गया, वैसे ही वो हल्की हो गई और हल्की होकर ऊपर उठ गई। तो यहां गर्म कैसे हुई? चालन से। और ऊपर उठना मतलब संवहन। तो ये 9 यूनिट ऊर्जा संवहन के माध्यम से चली गई। कहां पर? वायुमंडल में आ गई, अंतरिक्ष में नहीं जा रही अभी। और संघनन क्या होता है? जब, ध्यान से सुनिएगा, जब जल वाष्प जल में बदलता है, जैसे ये वाटर वेपर है, जब वाटर में कन्वर्ट होगा तो इस प्रक्रिया को कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। और संघनन में, ध्यान सुनिएगा, संघनन में एक ऊर्जा निकलती है जिसे कहते हैं लेटेंट हीट, गुप्त उष्मा। तो जो जलवाष्प में उपस्थित थी पहले से, वही उष्मा निकल गई और ये उष्मा वायुमंडल में आ गई। ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं, ये बात पहले भी बता चुका हूं मैं, आगे फिर डिटेल में डिस्कस करूंगा। लेकिन अभी तो संघनन के माध्यम से 19 यूनिट एनर्जी वायुमंडल में चली गई। तो पृथ्वी की सतह से कितनी निकली? पृथ्वी की सतह से कितनी निकली? 23 + 9 + 19 कितना हो गया? 23 9 19 कितना हुआ? बताओ भाई। 23 19 9, 9 दूना 18, 18 3 21 का 1 2, 2 1 3, 2 5, 51। क्लियर? तो ये कितना हो गया? 51। यानी पृथ्वी की सतह ने अपनी जो 51 यूनिट एनर्जी सन से प्राप्त हुई थी, कुछ को उसने अंतरिक्ष में भेज दिया और कुछ को उसने वायुमंडल में भेज दिया और अपनी अपनी जो जिम्मेदारी थी वो पूरी कर दी कि भैया मुझे सूरज से मिला था 51, मैंने निकाल दिया, कुछ वायुमंडल को दे दिया, कुछ अंतरिक्ष को दे दिया। अब मेरे पास किसी का कुछ न लेना एक न देना दो, काम खत्म। क्लियर?
तो इस तरह पृथ्वी की सतह अपनी ऊष्मा का निष्कासन कर देती है। समस्या अभी बची है। कैसे बची है भाई? वायुमंडल का हीट बजट देख लिया जाए। ये तो पृथ्वी को जो मिला सतह को वो निकाल दी। हमने यहां से देखा, हमने ये देखा कि पृथ्वी की सतह को 51 मिला, बाकी ये चली गए ऐसे। जो पृथ्वी की सतह को 51 मिला वो पृथ्वी की सतह ने ऐसे निकाल दिया। यहां पर विकिरण के माध्यम से, ये कैसे? विकिरण, विकिरण के माध्यम से, यहां संवहन से, यहां संघनन से निकाल दिया। अब बात आती है अब वायुमंडल का बजट। वायुमंडल का ऊष्मा बजट देखा जाए, अगर आपको ध्यान है तो सन से चली 100 यूनिट एनर्जी में 14 यूनिट वायुमंडल ने अवशोषित किया था। याद आया? 14 यूनिट। उसके बाद अर्थ, अर्थ से निकाली गई ऊर्जा का 6 यूनिट एक। याद आया? 6 यूनिट किसके माध्यम से? विकिरण के माध्यम से आया था ये। 9 यूनिट संवहन के माध्यम से आया था और 19 यूनिट संघनन के द्वारा। कंडेंसेशन के द्वारा, संघनन मतलब कंडेंसेशन के द्वारा आया। तो वायुमंडल का बजट क्या हुआ? तो अगर हम वायुमंडल के बजट की बात करें तो 14 प्लस 6, 14 ये 6 ये हो गया 20। दोनों विकिरण है, संवहन और संघनन। 19 प्लस 9 28 यानी 48। यानी वायुमंडल का जो बजट है कुल 48 का है। वायुमंडल का बजट क्या है? 48 का है। अब आप 65 मत जोड़िएगा, वहां पर 51 मत जोड़िएगा, ये अलग अलग तरीका है। हम यहां पर केवल वायुमंडल की बात कर रहे हैं, चाहे उसे सूर्य से प्राप्त हुआ हो चाहे पृथ्वी से प्राप्त हुआ हो। केवल सूर्य से तो डायरेक्ट उसे 14 यूनिट ही मिला था, बाकी देने का काम किसने किया? पृथ्वी ने किया। ठीक, इसलिए कहा जाता है कि वायुमंडल मुख्यतः पृथ्वी के द्वारा गर्म होता है। देखिए, ये भी 6 पृथ्वी ने दिया, ये भी 9 पृथ्वी ने दिया, ये भी 19 पृथ्वी ने दिया। तो वायुमंडल को गर्म करने में सर्वाधिक काम कौन करता है? हमारी पृथ्वी मैया करती हैं, सूर्य नहीं करते हैं। सूर्य केवल 14 देते हैं, ये 14। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है। बात क्लियर हो गई यहां तक? हमारा वायुमंडल मुख्यतः दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण के द्वारा गर्म होता है। यह बात समझ में आ गई? लेकिन अगर वायुमंडल भी इसी तरह से ऊर्जा अपने अंदर रखे, इसी तरह से ऊर्जा अपने अंदर रखे, तो वायुमंडल भी एक दिन बहुत अधिक गर्म हो जाएगा। अगर वायुमंडल गर्म होगा तो पृथ्वी की सतह भी चालन के द्वारा गर्म हो जाएगी, तो मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए ये 48 ऊर्जा विकिरण के माध्यम से वायुमंडल किसके द्वारा भेजता है?
विकिरण के माध्यम से अंतरिक्ष में भेज देता है और जो आया और गया सब संतुलित हो जाता है। क्लियर है? यहां पर, यहां तक सबको क्लियर है? बताओ भाई। क्लियर है? प्रदीप, अमोल, दीपक, ब्रिजेश, रवि, कितने के नाम दिख रहे हैं मुझे? 3 लोगों का नाम लिया, जल्दी बताओ आप। यहां तक क्लियर है? अरे भाई, कमेंट वमेंट नहीं आ रहा आप लोगों का। रुक गई है क्या क्लास व्लास? नहीं बताओगे तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा भाई। फिर ये मत कहना ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। क्लियर है सबको? चलो मत बताओ, कोई बात नहीं। आप समझो, आपका काम समझे। चलिए, तो अब बात आती है कि अगर हम उष्मा की प्राप्ति में अक्षांशी भिन्नता को देखें, ध्यान से देखिए। क्योंकि ये भूमध्य रेखा, और मैं आप लोगों को बताया था, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप की प्राप्ति कम होती है। यानी यहां तापमान कम मिलेगा, ऊर्जा कम मिलेगी, यहां उससे अधिक मिलेगा, यहां उससे अधिक मिलेगा, यहां अधिक रहेगा ऊर्जा। तो 40 अंश अक्षांश 40 डिग्री लैटिट्यूड और यहां 40 डिग्री लैटिट्यूड, 40 डिग्री, लैटिट्यूड, यहां पर एक्सिस हीट रहता है। कहोगे कैसे? मतलब ये वो रीजन है जितनी उष्मा प्राप्त करता है, ये वो रीजन है जितनी उष्मा प्राप्त करता है उतना निष्कासित नहीं कर पाता। जितनी उष्मा प्राप्त करता है उतना निष्कासन नहीं कर पाता। यहां सरप्लस एनर्जी रहती है। कैसा? सरप्लस एनर्जी रहती है। अच्छा देखिए, सरप्लस एनर्जी क्यों? यहां ऊर्जा ज्यादा मिल रहा है। सूर्य की किरणें इस भाग में सीधी पड़ रही है, कम से कम 23.5 से 23.5 के बीच में सीधी पड़ रही है। तो यहां अधिक ऊर्जा मिल रहा है और ये उतनी ऊर्जा निकाल नहीं पाता है। तो यहां पर सरप्लस ऊर्जा रहता है। ठीक। और 40 से 90 के बीच में यहां पर ऊर्जा डेफिसिट होती है, यहां पर एनर्जी डिफिसिट होती है, ऊर्जा की कमी होती, ऊर्जा कम होता है इस रीजन में। यानी सूर्य की किरणों के तिरछा पड़ने के कारण यहां एनर्जी डेफिसिट होती है। एनर्जी डिफिसिट होती है, ऊर्जा की कमी होती है। यहां ऊर्जा अधिक मिला और कम निकाला, यहां जितना मिला उससे अधिक निकल रहा है। अब ध्यान से सुनिएगा, यहां मान लीजिए यहां से यहां तक जो ऊर्जा मिला, टोटल की बात करें तो 100 ऊर्जा आना है। ध्यान सुनिएगा जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां से हम जो कह रहे हैं ये समझिए, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। हम इसी 51 को 100 बोल रहे हैं। मैं ये जो 51 हुआ
51% हुआ, जो इसी को मैं 100 यूनिट कह रहा हूं, इसी को कह रहा हूं 100 मिला। क्लियर? तो 51 जो है वही 100 मान के मैं चल रहा हूं। तो मान लीजिए 100 यूनिट पूरे रीजन में 100 ऊर्जा मिला। क्लियर? लेकिन यहां से वायुमंडल में निकाला गया पूरा, यहां से यहां तक 100 मिला, और 100 मिलने का रेशियो भी मैं बता दूं। मतलब मान लीजिए पूरे को 100 मिला, लेकिन इसको मिला 65 और इसको मिला 35। यहां प्राप्त, इसको कितना प्राप्त हो रहा है? 65 प्राप्त हो रहा है। यानी इसको ऊर्जा ज्यादा प्राप्त हो रहा है और इसको कम प्राप्त हो रहा है। और तरीका बता दूं तो आप 35 प्राप्त हो रहा है, इसको 65 प्राप्त हो रहा है। और निकल कितना रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। तो यहां 65 प्राप्त हो रहा है, यहां 35 प्राप्त हो रहा है। अब जरा देखिए, यहां से बाहर वायुमंडल में जा रहा है, यहां से 65 और यहां से 35। ये एक उदाहरण से समझा रहा हूं मैं। तो आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता है क्योंकि इसने अपने 35 ऊर्जा तो वायुमंडल में डाल दी, वायुमंडल अंतरिक्ष से निकाल दिया, लेकिन बचा 35 ऊर्जा, बचा 30 ऊर्जा पवन और हवा, पवन और समुद्री जलधाराओं के द्वारा यहां भेज दिया। पवन और समुद्री जलधाराएं यहां की गर्मी को लेकर गई इस क्षेत्र में, और फिर यहां से अंतरिक्ष में गया। ध्यान से समझिएगा इस बात को। तो यहां ऊर्जा अधिक मिलती है, इसलिए यहां एनर्जी का सरप्लस होता है। जितना प्राप्त होता है वो मिल रहा है 65 और निकाल रहा है केवल 35, यानी 30 ऊर्जा, 30 इकाई ऊर्जा यहां सरप्लस है। यहां मिल रहा है 35 और निकाल रहा है 65। इसका मतलब इसको ऊर्जा कहीं और से आ रहा है। कहां से आ रहा है? तो इस वाले भाग से यहां ऊर्जा ट्रांसफर हुआ। कौन लेके आया? हवा लेके आई, समुद्री जलधाराएं लेके आई, फिर ये निकाला। इसी तरह इस वाले भाग में भी होगा, इसी तरह से इस वाले भाग में भी। ठीक, तो यहां अब मैं 15 कर देता हूं, वो थोड़ा सा और कम करता हूं, क्योंकि कुछ इधर भी तो ले जाना है, नहीं तो आप कंफ्यूज कर दो जाओगे। यहां मैं कर देता हूं, निकालने का करता हूं 45 ना, यहां भी निकालने कर देता हूं 45, और यहां पर 15 इधर चला गया और 15 इधर चला गया। तो यहां जो 30 अधिक था वो 15 इधर चला गया। तो 45 ये निकाल दिए, 45 ये निकाल दिए। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? अरे यार कहीं कमेंट वमेंट क्या हो गया? क्लियर है सबको? बता दो भाई, आप लोग बोल नहीं रहे हो। कुछ टेक्निकल इशू है इसलिए शायद कमेंट नहीं आ रहा। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, हम इसको पढ़ लेते। ये बात मैं मान चलता हूं आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब एक वर्ड आता है एल्बिडो। एल्बिडो को देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, एल्बिडो, ALBEDO। ठीक,
चलिए, एल्बिडो क्या होता है? किसी भी सतह से किसी भी सतह से परावर्तित सौर विकिरण। क्लियर? किसी भी सतह से, किसी भी मतलब किसी भी, यानी इसका इसका वायुमंडल व पृथ्वी की सतह को गर्म करने में कोई योगदान नहीं, कोई योगदान नहीं है। क्लियर? अब जरा देखिए, यानी कि ये सन है, ये सन है और सन से एनर्जी आ रही है। यहां बादल है, तो बादल पर पड़ी और वापस चली गई 27 यूनिट एनर्जी। तो इसे हम क्या कहेंगे? एल्बिडो। क्योंकि ना ये पृथ्वी की सतह को गर्म की, ना वायुमंडल को गर्म की, तो ये क्या हो गया? एल्बिडो। ये पृथ्वी की सतह पर सूरज की किरण पड़ी और 2% चली गई, तो ये भी क्या हुआ? एल्बिडो। गर्म करने में कोई योगदान नहीं। धूल कण से प्रकीर्णित होकर चली गई 6, ये भी क्या हुआ? रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन। रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन उसे कहते हैं एल्बिडो, जो पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करने में अपना कोई योगदान नहीं देती। इसे कहते हैं एल्बिडो। क्लियर हो गया यहां तक सबको? चलिए, क्योंकि कमेंट नहीं आ रहा है तो मुझे भी आनंद ही आनंद है। चलिए आ जाओ भाई। अब तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक, ठीक, तापमान को कौन कौन नियंत्रित करता है, यानी तापमान को कौन कौन प्रभावित करता है। नियंत्रित करना मतलब प्रभावित करना। ठीक, अब आप जरा देखेंगे, सबसे पहले दिया है अक्षांश। अक्षांश प्रभावित करता है कि नहीं करता? आप कहोगे करता है, निश्चित रूप से करता है। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं वहां तापमान अधिक, और जिन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहां तापमान कम। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ी वहां तापमान अधिक, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ी वहां तापमान कम। तो इसका मतलब क्या हुआ? अक्षांश के आधार पर तापमान में अंतर पाया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? अक्षांश के आधार पर तापमान में अंतर पाया जाता है। बात क्लियर? तो अक्षांश के आधार पर यदि तापमान में अंतर पाया जा रहा है तो अक्षांश एक कारक हुआ जिससे हम समझ सकते हैं कि तापमान एक जगह से दूसरी जगह, एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश में भिन्नता रखती है। तो एक कारक क्या हुआ? अक्षांश हुआ। तो अक्षांश के आधार पर हमें पता चल गया कि अक्षांश भी तापमान को प्रभावित करने वाला एक कारक है।
क्योंकि जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी उन अक्षांशों पर तापमान अधिक होगा, जिन अक्षांशों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी उन अक्षांशों का तापमान कम होगा। दूसरा, एल्टीट्यूड, ऊंचाई। ऊंचाई भी देख लो आप लोग। अगर सतह से ये सतह है, सतह से हम 1 किलोमीटर ऊंचाई पर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से तापमान कम होता है। फिर ऊंचाई पर और गए तो यहां भी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के रेट से टेम्परेचर लैप्स करता है, और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर गए तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के दर से टेम्परेचर लैप्स करता है, जिसे आप सामान्य ताप पतन दर या सामान्य ताप हास्य दर कहते हो। इस आधार पर यदि आप देखो तो सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है कि ऊंचाई के साथ तापमान में अंतर आएगा। आपको वायुमंडल की संरचना के समय इस बात को मैंने बताया था, क्लियर है। तो ऊंचाई भी तापमान को प्रभावित करती है, इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में, चाहे वो भूमध्य रेखा पर हो, चाहे वो उष्णकटिबंध में हो, चाहे वो शीतोष्ण कटिबंध में हो, चाहे वो ध्रुवीय क्षेत्र में हो, ऊंचाई के साथ तापमान घटता जाता है, क्लियर। इसीलिए ऊंचे वाले स्थानों पर बर्फ पाए जाते हैं, चाहे वो भूमध्य रेखा ही क्यों ना हो, ऊंचाई पर बर्फ पाए जाते हैं। इसके बाद है समुद्र से दूरी। देखिए, अगर आप देखें, देखिए स्पेसिफिक हीट हम आगे बताएंगे, लेकिन ये समुद्र है, ठीक। आप जानते हो जल जो है, जल जल्दी गर्म होता है, देर में ठंडा होता है। जल की खासियत ये होती है, सॉरी जल्दी लिख दिया मैं, देर में गर्म देर में ठंडा, देर में गर्म और देर में ठंडा, यानी एक बार इसे हीट दे दिया गया तो अपने टेम्परेचर को रिटेन करके रखी रहती है। स्थल जो है, स्थल देर में, सॉरी ये जल्दी, फास्ट कूलिंग, फास्ट हीटिंग एंड फास्ट कूलिंग। जल्दी गर्म, जल्दी ठंडा होता है, ठीक। अब मान लीजिए ये तट है, यहां से यहां तक तट है, ये समुद्र तटीय इलाका है और ये आंतरिक भाग है, ये आंतरिक भाग है और ये तट है। तो चूंकि जो जल का तापमान रहेगा, इस जल के तापमान से ये तटीय क्षेत्र प्रभावित होगा। यहां से हवा आएंगी और इस क्षेत्र को प्रभावित करेंगी, ये पूरा क्षेत्र प्रभावित होगा यहाँ की हवाओं से। हवा आएगी, हवा जाएगी, तो यहाँ का क्षेत्र तटीय भाग प्रभावित हो जाता है समुद्र से। इसे समुद्री प्रभाव कहते हैं, मेरीटाइम इम्पैक्ट कहते हैं, और ये हवा आंतरिक भाग तक नहीं पहुंच पाएगी। इसलिए आंतरिक भाग में चरम मौसम पाया जाता है, या तो बहुत गर्म होता है या तो बहुत ठंडा हो जाता है। यहाँ तटीय भागों में समुद्र के प्रभाव के कारण न बहुत अधिक गर्मी होती है न बहुत अधिक सर्दी होती है, इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्रों में सम तापमान बना रहता है, समान तापमान लगभग पूरे वर्ष बना रहता है। तो तापमान को प्रभावित करने का एक कारण समुद्र भी हो गया कि समुद्र अपने तट वाले क्षेत्रों में न बहुत अधिक गर्मी होने देता है न बहुत अधिक सर्दी होने देता है। एक बड़ा एडवांटेज यहां पर मिला तो समुद्र। इसके बाद अगला पॉइंट है वायु राशि, एयर मास और महासागरीय धाराएं। देखिए, अगर हम एयर मास की बात करें, एयर मास आगे डिटेल में आएगा। एयर मास का मतलब है वायु का ऐसा भाग, यानी ये पूरा वायुमंडल है
इसका एक ऐसा भाग जिसमें ताप मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेशर में क्षैतिज रूप से समानता पाई जाए उसे कहते हैं एयर मास। ठीक, तो इस पूरे भाग का तापमान आर्द्रता लगभग 1 है क्षैतिज रूप में। तो अगर ये गर्म है, गर्म वायु है, तो जिस क्षेत्र में जाएगी उस क्षेत्र के तापमान को बढ़ा देगी। अगर यहां कोई ठंडी वायु है, जिस क्षेत्र में जाएगी उस क्षेत्र का तापमान कम कर देगी। उसी तरह से अगर गर्म जल धाराएं हैं, जिस क्षेत्र में जाएंगी उस क्षेत्र का तापमान बढ़ा देंगी। ठंडी जल धाराएं हैं, जिस क्षेत्र में जाएंगी उस क्षेत्र का तापमान घटा देंगी। तो तापमान को बढ़ाने और घटाने में, यानी तापमान को प्रभावित करने में एयर मास और जल धाराएं, ओशियन करंट, दोनों ही प्रभावित करती हैं। ये जहां अगर गर्म है तो क्षेत्र का तापमान बढ़ाती हैं, ठंडी है तो क्षेत्र का तापमान घटा देती हैं। बात क्लियर? अब अगला पॉइंट हमारा है नगरीयकरण प्रभाव। देखिए, नगरीकरण प्रभाव के अंतर्गत क्या होता है कि नगरों में पेड़ों को काटकर, सामान्यतः नगरों में पेड़ों को काट के कंक्रीट के पेड़, कंक्रीट की सड़कें बना दी जाती हैं। कहानी कुछ कैसी होती है? इनको और ऊपर चलो, देखिए ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है। ये एक और बड़ी बिल्डिंग है। शहर के बाहर आप देखोगे ना, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें मिलेंगी। यहाँ शहर का बाहरी इलाका, शहर का ये बाहरी इलाका है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कई माले वाली बिल्डिंग है, 20 माला 25 माला फ्लोर है ना, ऐसे बिल्डिंगें हैं। शहर में भी ऐसे बिल्डिंगें हैं। ये शहर का क्षेत्र है जहां पर और बिल्डिंगें हैं, छोटी बड़ी बिल्डिंगें यहां पर हैं। क्लियर? अब इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए कि शहर में ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है, चाहे वो बिजली हो, चाहे पेट्रोलियम हो, चाहे डीजल हो, ऊर्जा की ज्यादा खपत होती है। भीड़ भरा इलाका होता है जिसकी वजह से यहाँ का तापमान बढ़ जाता है। और चूंकि बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, तो बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं को इस क्षेत्र में नहीं आने देती, ये रोक देती हैं। बाहर से आने वाली ठंडी हवाओं को ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें शहर के अंदर आने से रोक देती हैं। इसलिए शहर और गर्म बना रहता है। क्योंकि ये कंक्रीट का सड़क है, कंक्रीट की बिल्डिंगें हैं, पेड़ पौधों की कमी है, ऊंची बिल्डिंग होने के कारण बाहर की ठंडी हवाएं अंदर नहीं आ पाती, इसलिए शहर गर्म बना रहता है। तो तापमान बढ़ने का एक मानव जनित कारण शहरों के संदर्भ में ये है कि कंक्रीट की बिल्डिंगें और सड़कों का होना। क्लियर है यहां तक? तो ये कहानी हो गई। तो यहां पर, तो अगर मैं कहूं तापमान को नियंत्रित करने वाले कारक में, तो हमारा अक्षांश हो गया, एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई हो गई, समुद्र से दूरी हो गई, वायु राशियां और समुद्री जलधाराएं हो गई, नगरीकरण का प्रभाव हो गया। तापमान को प्रभावित करने वाले कारक हो गए। अब तापमान का वितरण और समताप रेखाएं, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करेंगे आप लोगों से। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? बता दो भाई। मिलेंगे सोमवार को। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? 1:01 के बाद मेरे पास कोई कमेंट नहीं आया है।
आप लोग मस्त रहिए। चलिए, तो मुझे आशा है आप लोगों को क्लास समझ में आ गई होगी, और इतना धीरे पढ़ा रहा हूँ कि इससे धीरे नहीं पढ़ाया जा सकता। तो चलिए, आज के सेशन को मैं समाप्त करने की आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। चूँकि कोई कमेंट मुझे दिख नहीं रहा है, कोई टेक्निकल इशू होगा तो मैं मान के चलता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा, और कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम पे हमसे पूछ लीजिएगा, बता दूंगा। तो आज की क्लास समाप्त की जाए, और यहीं समाप्त की जाए। मिलते हैं अगली क्लास में सोमवार को दोपहर 12 बजे। तब तक आप स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिए और रिवीजन करते रहिए। जय हिंद।